हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एलिमेंट 1.2 का रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। पिछला हमने पढ़ लिया है मोरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, और दूसरा हमने पढ़ा है फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन वर्क प्लेस, ठीक है। इसी का तीसरा पार्ट आता है लीगल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें हम पढ़ेंगे कि पिछला में हमने अपना मोरल रीजन देखा, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम बताते हैं। मोरल रीजन था कि हम क्यों अपने वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। दूसरा था फाइनेंशियल रीजन, मतलब फाइनेंशियल मतलब बजट को लेकर हम क्यों करना चाहिए, जिसमें हमने डायरेक्ट कॉस्ट भी पढ़ा, इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि किस चीज़ों का इंश्योरेंस हम करा सकते हैं, किन किन चीज़ों का इंश्योरेंस संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल रीजन कि लीगली हम क्यों इसको मैनेज करते हैं ऑन वर्क साइड। देखिए, हर कंट्री का अपना एक अलग लेबर वेलफेयर होता है, हर कंट्री का। और वो कंट्री जो वर्कर काम कर रहे हैं हमारे वर्क साइट पे, जहाँ हम लोग जो भी काम हम लोग करा रहे हैं, उसमें जो आदमी काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डिस्क्राइब की जाती है। लीगली हम बाउंडेड होते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे वर्करों के हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, लीगली बाउंडेड होते हैं। अगर हम उसको ना कर, अगर जो कंप्लायंस हमको दिया गया है, जैसे कि लेबर वेलफेयर के द्वारा या आईएलओ के द्वारा जो कंप्लायंस दिया गया है, उसको अगर हम वर्क साइट पे अपना कवर नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऊपर इन्फोर्समेंट आता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है आपके ऊपर पेनल्टी आ जाए, हो सकता है आपके ऊपर आपकी जो कंपनी है उसको सीज कर दिया जाए। मतलब अगर आप वर्क साइट पे लीगल जो रीज़न है, एक आदमी को, एक वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर जो लीगल रीजन है उसको आप मैनेज नहीं करते हो, तो उसका क्या क्या डिमेरिट हो सकता है। इसमें आता है अगर हम आईएलओ के अकॉर्डिंग देखें, जैसे होता है द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। इसमें हम देखते हैं कि ये इंटरनेशनली कैसे काम करते हैं। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में हम ये होता है कि कैसे ये जो हमारा लॉ है वो कैसे हम पाते हैं, ठीक है। देखिए, अभी क्या है कि हर कंट्री, जैसे मैंने बताया, हर कंट्री, सिर्फ हमारे कंट्री की बात नहीं है, हर कंट्री कुछ लीगल बाउंडेशन में बंधी होती है कि उसको फॉलो करना है वर्क साइट पे, ठीक है। अभी हमारा जो हम पढ़ेंगे इसमें वो उसमें आता है आईएलओ का कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन। कन्वेंशन क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं कन्वेंशन होता क्या है। कन्वेंशन होता क्या है, जैसे हमारी कंट्री में कोई भी लॉ होता है उसको हम लोग आर्टिकल से बोलते हैं कि आर्टिकल नंबर ये या अनुच्छेद नंबर ये से करके, वैसे होता है कन्वेंशन जो होता है, जैसे इसको हम बोलेंगे रूल है, आपको इसको फॉलो करना ही करना है। रिकमेंडेशन मतलब सजेशन, ठीक है। अब इसमें आता है आईएलओ का जो 1981 में जो कन्वेंशन आया था, वो कन्वेंशन था आपका C155। 1981 में आया था कन्वेंशन 155, यानी कन्वेंशन 155, C155। इसमें क्या था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये इसका जो कन्वेंशन है उसका टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। हमको ये बाउंड करता है कि हमको अपने वर्क साइट पे कैसे ये हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है। इसमें 1981 में ही रिकमेंडेशन आया था
सप्लीमेंट के तौर पे। सप्लीमेंट किसका था? C155 कन्वेंशन 155 का ये सप्लीमेंट था। जो रिकमेंडेशन एक्चुअली देखिए, एक्चुअली क्या होते हैं कि मैं बताता हूँ कि कन्वेंशन बनता कैसे। सबसे पहले हमारा टॉपिक यही हम देख लेते हैं, कन्वेंशन बनता कैसे। सिंगापुर में एक जगह है जिसको बोलते हैं जनेवा। जनेवा में यूएन की मीटिंग होती है। यूएन की मीटिंग होती है, हर साल 2 मीटिंग होती है, ठीक है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का मीटिंग होती है, जिसमें यूनाइटेड नेशन मतलब इसमें हर देश के, कई देश के, हर देश नहीं बोल सकते हैं, कई देश के मेंबर जाते हैं। अपने अपने कंट्री के बिलोंगिंग कुछ मसला जैसे होता है, जैसे हमारे लेबर वेलफेयर कोई रिकॉर्ड पाया, उसको हम इंटरनेशनल तक पहुंचाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, यूएन मीटिंग में इस पे इसका रिकॉर्ड देखा जाता है, इसकी कितनी हार्म है, कितनी इसकी इफेक्ट पड़ रहा है हमारे वर्करों पे, किसी चीज़ पे, उसको लेकर वोटिंग होता है। वोटिंग में होता है एक तो जिसे वोटिंग होता है, जिसके जितनी ज़्यादा वो होगी उसकी विजेता होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वोटिंग होती है, अगर मान लीजिए कि हमारे कंट्री में जैसे कोरोना का केस आया, एक कोरोना का केस आया, 2 कोरोना के केस आया, ऐसे करके जब सिम्टम एक होता है तो रिकॉर्ड बनते बनते एक हाई लेवल पे रिकॉर्ड जाता है, जिसके ऊपर हमको एक रूल एंड रेगुलेशन बनाना पड़ता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया था, जैसे कि घर में रहें, हाथ धोते रहें, घर में रहना कंपलसरी था, मास्क लगाना कंपलसरी था, इसी तरह पे। और रिकमेंडेशन में, जैसे कोरोना के टाइम रिकमेंडेशन में था हमारा कि हमेशा हाथ धोते रहें। अब गवर्नमेंट तो आपको आएगी नहीं कि बार बार हाथ धुला नहीं करी, वो रिकमेंडेशन था। लेकिन कंपलसरी क्या था, आप जब भी सबसे पहले आपको घर से निकलना नहीं है। ये उसकी हेल्थ इफेक्ट को देखते हुए, जैसे उसकी कितनी दिक्कत हो सकता है, उस कोरोना के वायरस से कितना दिक्कत हो सकता है, उसको देखते हुए पहले तो आपका था कि घर से निकलना नहीं है। दूसरी था कि घर से निकलना है तो कंपलसरी आपको मास्क लगाना ही लगाना है, ठीक है। वैसे ही होता है कि डाटा ऐसे इकट्ठा होता है। डाटा हमारे ज़िले से 10 गया, फिर अगले ज़िले से 10 गया, ऐसे करके करते स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से फिर से जाता है हमारा नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे जब ज़्यादा होकर इकट्ठा होकर जाता है तो उस पर बैठक, लेबर वेलफेयर की बैठक होती है कि ऐसे क्या होता है। उसके बाद वो बिल पार्लियामेंट में जाता है, उसको पास होने के बाद से वो एक आर्टिकल्स बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें सेम वैसे ही होता है। अभी जो हमारा इसमें बताया गया है कन्वेंशन, कन्वेंशन C15 में आर्टिकल 16 जो बोलता है, वो बोलता है एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे जो कन्वेंशन 15 आर्टिकल 16 ऑफ कन्वेंशन 15, ऐसे हम बोलेंगे। जो कन्वेंशन 155 का आर्टिकल नंबर 16 है, वो बताता है कि एक एम्प्लॉयर जो वर्करों को हायर करता है अपने काम कराने के लिए, या जो मालिक होता है, जो मालिक ही बोलेंगे उसको, जैसे कि कंपनी का जो मालिक हो, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट कवर करना होता है आपको। 3 पॉइंट है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। सबसे पहला है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये जैसे जो हाँ आदमी काम कर रहा है, यानी वर्क प्लेस, जिस मशीनरीज पे काम कर रहा है, मान लीजिए कि कोई वर्कर मशीनरी पे काम कर रहा है, वो मशीनरी, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस, मैं आपको बता देता हूं, अंडर देयर कंट्रोल आर सेफ
एंड विदाउट रिस्क ऑफ हार्म, रिस्क ऑफ हेल्थ, सॉरी, रिस्क ऑफ हेल्थ। जो कॉन्वेंशन आर्टिकल 16 कॉन्वेंशन 155 का आर्टिकल नंबर 16 का पहला जो क्लास है वो बोलता है कि वर्कर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वर्कर, यानी जो वर्कर छोड़ दीजिए, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे, उसकी इंश्योर करे कि जो उसने वर्क प्लेस दिया है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारा एक शेड के अंदर काम करना है तो उस शेड से किसी तरह का हमारे वर्कर को नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक लो रेंज का हम शेड में काम कर रहे हैं हाई हीट के नीचे, जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस टेम्परेचर को कैसे कम कर सकता है, ठीक है, यानी उस वर्क प्लेस को उसको फ्री ऑफ हजार्ड और फ्री ऑफ हार्म देना है। वर्कर का एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वर्क प्लेस दे रहा है वो फ्री ऑफ हार्म यानी फ्री ऑफ हजार्ड को होना चाहिए। जो मशीनरीज है, मशीनरी में किसी तरह का हजार्ड नहीं होना चाहिए। जैसे मशीनरीज है तो उसका रोटेटिंग पार्ट कवर हो, जैसे ग्राइंडर है तो उसका जो भी मतलब आप कर सकते हो, ग्राइंडर है तो उसमें हर चीज़ लगा होना चाहिए, उसका कॉर्ड ठीक होना चाहिए, ग्राइंडर का स्विच ठीक होना चाहिए, फिर ग्राइंडर में व्हील लगा होना चाहिए, जो व्हील दिया है उस व्हील की आरपीएम ठीक होना चाहिए, जो मशीनरीज है उसका आरपीएम ठीक होना चाहिए। मशीन जो यूज कर रहा है वो मशीन आपका गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे किसी तरह का हमारे वर्कर को या जो वर्कमैन है वहाँ पे काम करने वाला उस मशीनरी से उसको किसी तरह का दिक्कत ना हो। इक्विपमेंट में आ जाएगा आपके, जैसे मशीनरी में ये आ गया आपका इक्विपमेंट में जो भी टूल्स टेकल्स है, ऐसे करके कुछ भी है, उससे किसी तरह का जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उसको किसी तरह का हज़ार ना हो। एंड द प्रोसेस मतलब कि वो हर कंपनी की एक प्रक्रिया होती है कि हमको काम कैसे करना है, वर्क एट हाइट पे काम करना है तो कैसे करना है। हमारी जो हम नियम बनाए हुए हैं वो, जैसे जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया जो भी है काम करने का, वो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में हो। एम्प्लॉयर के कंट्रोल का मतलब कि एम्प्लॉयर को पता हो कि उसमें किस तरह का हजार्ड है और उस पर वो कैसे कंट्रोल किया हुआ है। मतलब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वर्क प्लेस दे रहा है, जो मशीनरी दे रहा है, जो इक्विपमेंट दे रहा है और जो प्रोसेस है काम करने का, जो प्रोसेस है उसमें किसी तरह का हजार्ड ना हो, उसको ऑलरेडी उसने कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा इसका कहता है तो केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सबस्टांस एंड एजेंट अंडर देयर कंट्रोल, वही अंडर देयर कंट्रोल एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। इसमें ये बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयर केमिकल से काम कर रहा है, केमिकल मतलब जो भी केमिकल वर्क साइट पे यूज किया जा रहा है उससे किसी तरह का एम्प्लॉय का नुकसान ना हो। फिजिकली मतलब यहाँ पे फिजिकल आ रहा है कि जो आदमी काम कर रहा है, जैसे हम मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, उसकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो काम करने जा रहा है उसका जो भी सिचुएशन है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एम्प्लॉयर का है। और बायोलॉजिकल हजार्ड आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल आ रहा है, वायरस हो गया, फिर आपका बैक्टीरिया, फंजाई, ऐसा करके उस वर्क साइट पे मतलब वैसे करके ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर के नज़र में हो और एम्प्लॉयर उस पर कंट्रोल करके रखा हो, ठीक है। इससे किसी भी तरह का केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड एजेंट अंडर देयर कंट्रोल, मतलब एम्प्लॉयर के कंट्रोल में है और किसी तरह हेल्थ इशू वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना है कि एडिक्वेट प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग एंड प्रोटेक्टिव equipment to prevent risks of accident or adverse effect on health, 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 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 . 。 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 . 。 Effect on health. effects on health.
ठीक है। तीसरा जो आर्टिकल कन्वेंशन 155 का आर्टिकल नंबर 16 एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी तीसरा क्लास जो कहता है कि एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना है, यानी एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी काम करने वर्कर जा रहा है उसके रिलेटेड इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, यानी आपका प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का मतलब आ जाएगा आपका पीपीज, जो पीपीज है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो भी कोड ड्रेसिंग है, जैसे ड्रेसिंग है, अगर आदमी थर्मल में काम करने जा रहा है तो उसकी हीट रेजिस्टेंस वाला सूट हो, ठीक है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो भी वर्कर हेलमेट यूज कर रहा है, ठीक है, वो एक्सीडेंट को बचाए, प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। इसको हम साफ साफ बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो काम कराने जा रहा है उसके रिलेटेड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग दे, उसके रिलेटेड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे, जो किसी तरह का हजार्ड क्रिएट ना करता हो, ठीक है। ठीक, उसके बाद आता है अपना, जैसे हमने पढ़ा था कन्वेंशन 155 का आर्टिकल नंबर 16 है, ये अगला है कन्वेंशन 155 का आर्टिकल नंबर 10 रिकमेंडेशन होगा, सॉरी ये कन्वेंशन नहीं है, सॉरी। जैसे हमने ये कन्वेंशन पढ़ लिया, हमने आपको पहले बताया था कि दो होता है, कन्वेंशन होता है और एक होता है रिकमेंडेशन। हमने कन्वेंशन पढ़ लिया, 3 क्लास हम कन्वेंशन का पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है रिकमेंडेशन। आर्टिकल 10 रिकमेंडेशन R164, यानी एक रिकमेंडेशन 164 R164 का आर्टिकल नंबर 10 क्या बोलता है, ठीक है, ये सजेशन में आता है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो कहता है प्रोवाइड वर्क प्लेस एंड वर्क इक्विपमेंट एंड यूज वर्क मेथड विच आर सेफ एंड पोजेज नो रिस्क टू हेल्थ, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर है जो वर्क प्लेस दे रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, वर्क प्लेस दे रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, और जो मेथड, जैसे जो मेथड है, जो वो मशीनरीज को जो वर्क प्लेस पे मशीनरीज यूज हो रहा है, इक्विपमेंट यूज हो रहा है या टूल्स टेकल्स यूज हो रहा है, उससे काम करने के दौरान ये सब चीज़ें वर्क प्लेस इक्विपमेंट और टूल्स टेकल से किसी तरह का हजार्ड प्रोड्यूस ना होता हो, ये पहला पॉइंट इसका बोलता है, ठीक है। दूसरा बोलता है एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ये सजेशन में है, एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी वर्कर काम करने आ रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन दिया जाए उस काम को रिगार्डिंग। जो भी वर्कर उस वर्क प्लेस पे काम करने आ रहा है, उसके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे और उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है। एम्प्लॉयर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर एक सुपरविजन मेथड दे, प्रॉपर सुपरविजन देना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये रिकमेंडेशन में, जैसे बोले ना रिकमेंडेशन ये रिकमेंडेशन है कि वर्कर, जो आदमी काम कर रहा है, मान लीजिए कि कोई एक कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है, तो उसको लेकर एक प्रॉपर सुपरविजन देना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद आता है जहां काम हो रहा है, जिस जगह पे काम हो रहा है उस जगह पे किसी तरह का हेल्थ और सेफ्टी को लेकर किसी तरह का मतलब नुकसान ना हो, किसी को वर्कर को किसी के हेल्थ पे कोई इफेक्ट, उस जो काम कर रहा है उस काम से उस वर्कर का किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। चौथा है कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी हम नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर को जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे रहा है, यानी जो पीपीज दे रहा है, जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग दे रहा है, वो
वर्करों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, ये रिकमेंडेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। एम्प्लॉयर की ये भी पीपीज, ये देखिए पीपीज मस्ट बी फ्री, शुड बी लगाएंगे, मस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि इस मस्ट में तो दबा हो जाएगा। शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एम्प्लॉयर की ये भी सजेशन दिया जाता है कि रिकमेंड किया जाता है कि जो भी वर्कर काम करने आ रहा है उसको वर्क आवर फिक्स करना होता है कि कितना देर तक वो अपने वर्कर से काम कर सकता है, उसको वर्क आवर को फिक्स करे। हाँ ओके, कुछ रिकमेंडेशन ये है, और भी है, मैं उसको ज़्यादा पूरा बताऊंगा तो मैं इसके रिलेटेड मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे एक बार विजिट करके एक बार अपने से अच्छे से भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चौथा इसके बाद हमने पढ़ लिया एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो वर्कर, जो एम्प्लॉय हमारे वर्क साइट पे काम करने के लिए आ रहे हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं कि सिर्फ हमारा जो एम्प्लॉयर है उसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बल्कि हमारे जो वर्कर, जो एम्प्लॉय हमारे काम करने जा रहे हैं वर्क साइट पे, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए हमारा अगला टॉपिक है वर्कर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, वर्करों का जिम्मेदारी और उनका अधिकार, ठीक है। वर्कर को अपना अधिकार मालूम होना चाहिए और उनकी जिम्मेदारी भी मालूम होनी चाहिए। इसमें आर्टिकल 19 ऑफ कन्वेंशन C155 कहता है, यानी कन्वेंशन 155 का, कन्वेंशन C155 का आर्टिकल नंबर जो 19 है वो कहता है कि वर्कर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, वर्कर एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो वर्करों को एक समूह में रखता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉयर अपने वर्क साइट पे काम करा रहा है उसको कोऑपरेट करे, जिसके वजह से जो एम्प्लॉयर है उन सब की जो ऑब्लिगेशन है उसको सेफ्टी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाए। अगर मैं उसको एज ए लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा आर्टिकल 19 ऑफ कन्वेंशन 155 स्टेट दैट all worker and their representative have to cooperate with their employer so that they can fulfill their safety obligation। ठीक है, इसमें ये आता है कि जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर तो अपना पूरा करेगा ही, लेकिन वर्करों का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हमारे कन्वेंशन 155 में आर्टिकल नंबर 19 बताता है कि वर्कर और उसके रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो वर्कर को लेकर आया काम करने, या यूनाइटेड जो लेबर का होता है, जैसे हर कंपनी में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वर्करों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो एम्प्लॉयर है जिसके अंदर वो काम कर रहा है उसको कोऑपरेट करे। कोऑपरेट मतलब जो काम दिया जा रहा है उस काम को प्रॉपर तरीके से करके दे, जिसके वजह से एम्प्लॉयर को भी जो सेफ्टी ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने में, यानी पूरा करने में किसी तरह का दिक्कत ना आए। ठीक है, ये बेसिकली यही है, यानी वर्करों को सिर्फ एम्प्लॉयर के कोऑपरेट करना है, जिसके अवज में, जिसके बदले में एम्प्लॉयर जो है उन सब की जो सेफ्टी की ऑब्लिगेशन है, यानी ज़रूरतें हैं, उसको वो पूरा करता है। ठीक है, उसको पूरा करेगा। लेकिन अब आता है कि हमने वर्करों की ये पढ़ लिया, अब आते हैं हम कि इसकी ये कन्वेंशन था,
हम आते हैं रिकमेंडेशन में। रिकमेंडेशन ये बोलता है, जैसे इसको बोलेंगे रिकमेंडेशन 164 में 164 बोलता है कि वर्कर को ये ध्यान देना है, ये रीजनेबल केयर, इसको हम बोलेंगे टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर पीपल हु माइट बी अफेक्टेड बाय थिंग्स दैट दे डू एंड थिंग्स दैट दे फेल टू डू। जैसे कि रिकमेंडेशन R 164 बोलता है कि वर्कर को रीजनेबल केयर रखना है, या अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर रीजनेबल केयर रखना है, मतलब अच्छे से ध्यान रखना है उनके अपने हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, जिससे जो भी काम कर रहे हैं उससे उनको कुछ नुकसान ना हो। यानी मान लीजिए कि कोई वर्कर है, एग्जाम्पल के लिए मैं ये आपको बताता हूँ, अगर कोई वर्कर है और ग्राइंडिंग मशीन चला रहा है तो उसको ये ध्यान देना होता है सबसे पहले कि उस ग्राइंडिंग मशीन चलाने में हमको कोई दिक्कत ना हो, कोई हमको हेल्थ एंड सेफ्टी की दिक्कत ना आए, जैसे कि व्हील टूट हम गार्ड लगाए हैं कि नहीं, जैसे व्हील टूट के हमारे ऊपर ना है। इसके साथ साथ उसी वर्कर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो काम करने जा रहा है या काम कर रहा है, जो काम नहीं कर पा रहा है, उससे अगला वर्कर को किसी तरह का हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू ना है। यानी हम ग्राइंडर कर रहे हैं तो अपने को बचाकर हम अगले को खतरा में ना डालें, हम आगे करके उसको जो हार्ड वेरिकेशन आगे लगाना होता है उसको हम लगाकर काम करें, जिससे हम भी बचेंगे, व्हील गार्ड से हम बचेंगे, और जो वेरिकेशन हम हार्ड वेरिकेशन आगे लगाए हुए हैं उससे हमारे वर्कर जो हमारे आगे काम कर रहा है उससे बचेंगे। या तो आप जॉब टर्मिनेट कर लीजिए कि भाई थोड़ा देर तुम काम करो, मैं उसके बाद मैं अपना काम करूँ, आपको रीजनेबल केयर रखना है, ठीक है। दूसरा है इसका, दूसरा ये बोलता है कंप्लाई विथ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। यानी जो भी आपको सेफ्टी का प्रोसीजर बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको अगर वेल्डिंग करना है तो आपको क्या किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, सेफ्टी जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है और जो प्रोसीजर है कैसे उसको फुलफिल करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि जैसे आपको बताया गया वैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया जैसे आप कीजिए, ठीक है। तीसरा इसका बोलता है यूज ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपरली एंड नॉट टेम्पर विथ इट। यानी जो प्रोटेक्टिव पीपीज आपको दिया गया है उसको आप प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए, और उसके साथ एंड नॉट, देखिए लिखा हुआ है एंड नॉट टेम्पर विथ इट, यानी इससे खेले ना तोड़े ना कुछ ऐसे, क्योंकि एम्प्लॉयर को सजेस्ट किया गया है कि एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी या एम्प्लॉयर को सजेशन दिया जाता है कि वो पीपीज को फ्री ऑफ कॉस्ट वर्करों को दे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वर्करों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पीपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है उसके साथ वो छेड़छाड़ ना करे, तोड़ फोड़ ना करे, जैसे जैकेट है तो उसको फाड़े ना, हेलमेट है तो उसको तोड़े ना, सेफ्टी बेल्ट है उसको काटे ना, ऐसे करके यानी अपने पीपीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान दें और उसका यूज करें, ठीक है। वर्क रिलेटेड जो भी है उसको यूज करें। उसके बाद आता है रिपोर्ट एनी सिचुएशन विच दे बिलीव कुड बी हजार्ड एंड विच दे कांट देमसेल्फ करेक्ट। यानी ये बोल रहा है कि वर्करों की ये सजेस्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि वर्कर वो हर सिचुएशन को रिपोर्ट करे जिससे लगता है कि उनके हेल्थ एंड सेफ्टी पे इफेक्ट डालेगा, और या रिपोर्ट भी कब करना है अगर उसको वो ठीक नहीं कर सकते हैं तो। इसमें रिपोर्ट एनी सिचुएशन विच दे बिलीव, उनको लगता है कि उसमें हाजार्ड हो सकता है और वो खुद उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, उन सब इंसिडेंट, उन सब एक्टिविटीज़ को, उन सब हाजार्ड को रिपोर्ट करना वर्करों को सजेस्ट किया जाता है कि उसको रिपोर्ट करें, ठीक है। उसके बाद अपना आता है रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और इल हेल्थ, ठीक है। ये बहुत मेजर पॉइंट है, रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ
इसका कहने का मतलब है कि वर्क साइट पे जब वर्कर काम कर रहा है उसके दौरान अगर किसी को कुछ होता है, किसी तरह का किसी को चोट लगता है, किसी को कोई कहीं से गिरता है, फिसलता है, तो उसको रिपोर्ट करने की सजेशन दिया जाता है वर्करों को। जिससे क्या होगा कि हम फर्दर वो जो एक्सीडेंट है, इल हेल्थ है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसकी रूट कॉज को जानेंगे, उसका जो भी कारण है, कैसे ये हुआ, उसको हम जानकर इसको फर्दर होने से रोक सकते हैं। आपके साथ हो गया तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको बताएं, जिससे कि अगले जो आदमी काम करने जा रहा है उसके ऊपर किसी तरह का दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, उसको हम लोग ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए कि हम स्टेयर केस से नीचे उतर रहे और हमारे स्टेयर केस पे ग्रीस और ऑयल गिरा हुआ है और कोई गिर जाता है, तो आप उसको रिपोर्ट जो अगर आगे करते हो अपने सुपरवाइजर को, अपने सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव को या अपने एग्जीक्यूशन टीम को, तो उस स्टेयर केस को साफ कराया जा सकता है, जिससे हमारा अगला जो आने वाला व्यक्ति है उसको किसी तरह का हेल्थ इशू ना हो या वो किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब आता है जैसे इसका ही है, जैसे हमने पढ़ा था वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स। अब हम पढ़ते हैं वर्कर्स का अधिकार क्या क्या है। वर्कर आपको वर्क साइट पे काम दे रहा है, लेकिन वर्करों का भी कुछ अधिकार होता है जिसको वो अपने लिए मांग सकता है। ठीक है, पहला जो है राइट टू प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑन एक्शन द एम्प्लॉयर हैज टेकन टू इंश्योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। यानी वर्कर का ये पूरी अधिकार है कि जो भी जिस साइड पे वो काम करने जा रहा है, जहाँ वो काम कर रहा है या जैसे जो भी काम कर रहा है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन लेना उसका अधिकार है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, जो भी काम करने जा रहा है उसमें क्या क्या हज़ार्ड हो सकता है, कौन सा काम करने जा रहा है उसके बारे में बताइए, इंस्ट्रक्शन उसको कैसे करना है, ट्रेनिंग करके दिखाइए, बताइए उन सबको कैसे करना है, और सुपरविजन, ये वर्करों का अधिकार है लेना। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं IITS, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। ये 4 चीज़ों को लेना वर्करों का अधिकार है, राइट्स है। अगर आप काम करा रहे हैं वर्करों से वर्क साइट पे, तो ये आपको IITS को फॉलो करना होगा। वर्करों का अधिकार है, उसको डिमांड करेंगे और आपको फुलफिल करना होगा, आपको मतलब एम्प्लॉयर को। ठीक है, दूसरा है द राइट टू नेसेसरी ट्रेनिंग इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। यही आपको बता दिया कि जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर रिगार्ड ट्रेनिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर हमको एक ट्रेनिंग देना होता है। एक ट्रेनिंग क्या, जो भी वर्कर जो काम करने जा रहा है उसमें क्या हज़ार्ड हो सकता है, कैसे प्रिकॉशन लेना है, कैसे हमको उस वर्क को परफॉर्म करना है, कोई कुछ होता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हमको इमरजेंसी सिचुएशन क्या है, असेंबली पॉइंट क्या है, ये सब हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स है वो वर्करों को प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एम्प्लॉयर अपने सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव को हायर करता है कि हमारे वर्कर को उन सब के बारे में बताया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है राइट टू कंसल्ट बाय द एम्प्लॉयर, यानी वर्करों का अधिकार है कि वो अपने एम्प्लॉयर यानी अपने मालिक से, अपने जो एम्प्लॉयर है उससे कंसल्ट करना, बातचीत करने की अधिकार वर्करों का है। अगर वर्कर चाहता है कि हम एम्प्लॉयर से बात करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर को बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्करों का अधिकार है। किस रिलेटेड है, वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड अपने एम्प्लॉयर से वर्कर बात कर सकता है, उन सब के अधिकार है। चौथा इसका है द राइट टू लीव ए वर्क प्लेस विच द वर्कर हैज रीजन टू थिंक प्रेजेंट एंड इमीडिएट एंड सीरियस डेंजर टू देयर लाइफ और हेल्थ एंड नॉट बी कंपेल्ड टू रिटर्न अंटिल इट इज सेफ। ये आप ध्यान दीजिएगा कि वर्करों का पूरा अधिकार है कि किसी भी काम को
अगर उनको लगता है इसमें उसको हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर इशू है तो उस काम को लेकर वो काम को मना कर सकता है, काम करने से मना कर सकता है, और तब तक वो काम नहीं कर सकता है और कि कोई भी उसको फोर्स करके काम नहीं करा सकता है जब तक वर्कर को ना लगे कि वो जो काम है अब सेफ हो गया है। फॉर एग्जांपल हम कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कराने के लिए हम वर्करों को फोर्स नहीं कर सकते। अगर कोई वर्कर अंदर नहीं जाना चाहता है तो हमारी अधिकार नहीं है कि हम लोग उसको अंदर भेजें, क्योंकि वर्कर को एज जैसे हमने ट्रेनिंग दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, उसको पता है कि अंदर क्या क्या हज़ार्ड हो सकता है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरिया को, जैसे बोला गया ना, employer responsibility has to provide safe workplace method, equipment and machinery। ठीक है, तो इसमें वर्करों का अधिकार है ये सब चीज़ लेने का। ठीक है, अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अगला टॉपिक हमारा है इन्फोर्समेंट, the role of enforcement agency। दोस्तों वीडियो लंबा होते जा रहा है, मैं इसके अगला जो पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं द रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको। ऐसे भी हम ये कोशिश करूंगा कि इसकी जो भी हमने अभी तक बताया उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, जिससे आप उसके बारे में पढ़ सके, जान सके। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी जो लीगल हमारा लीगल ये रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे जो लीगल रिक्वायरमेंट है हमको वर्क साइट पे मैनेज करने का, अगर हम उसको मैनेज नहीं करते हैं तो उससे इन्फोर्समेंट एजेंसी हमारे ऊपर क्या एक्शन ले सकती है। ठीक है, धन्यवाद इतना हमारे वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता हो, या आपके सजेशन से हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि कहीं मैं गलत हूँ, कहीं मेरे एक्सप्लेन करने में दिक्कत हुई है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप उसको कमेंट कीजिए, बताइए मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, मैं वहाँ पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक है कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही मैं आपको वीडियो आगे बढ़ाकर देता रहूँगा। थैंक यू।